हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। पिछले वीक में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस तक पढ़ाई की थी। आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन से आगे 51 क्वेश्चन से पढ़ाई करेंगे। इसके पहले का जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बीएड का हो, सुपर टेट का हो, टेट का हो, एसटेट का हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। देखिए, निर्देशन और अधिगम पहले क्या है? निर्देशन क्या होता है? किसी को गाइड करना होता है। अधिगम क्या होता है? ये लर्निंग होता है, यानी सीखना होता है। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच ऐसी क्या समानता है जो एक को दूसरे से जोड़ती है। तो पहली बात, पहला जो ऑप्शन है, दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, ये बोल रहा है कि दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित होते हैं। तीसरा है, दोनों पृष्ठपोषण और पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं। और चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, निर्देशन यानी होता है किसी को गाइड करना, जैसा कि मैंने बताया, और लर्निंग, अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। तो ये दोनों ही क्या होते हैं ना, ये छात्र केंद्रित होते हैं, ये स्टूडेंट पर फोकस्ड होते हैं। भाई, जो टीचर होता है वो किसको निर्देशित करेगा, किसको गाइड करेगा? वो स्टूडेंट को ही गाइड करेगा। और वो कि अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होती है, वो किसके अंदर आती है? किसके अंदर? व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो वो किसके अंदर होता है? ये क्वेश्चन है। तो ये जो होता है और इनके बीच जो समानता है, जो एक को दूसरे से जोड़ती है, वो ये है कि ये दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं। 52 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? देखिए, समस्या समाधान क्या होता है? समस्या समाधान होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई तरीके होते हैं। इसमें से एक होता है इनसाइट। इनसाइट से बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। अगर आपको सुल्तान वाला लर्निंग की जो थ्योरी है, कोलबर्ग की, अगर आपको सुल्तान वाली थ्योरी याद है तो आपको पता होगा कि इनसाइट भी एक लर्निंग होती है। ठीक है, गथरी की थ्योरी है ये, इनसाइट थ्योरी में आता है, अंतर्दृष्टि। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मानसिक प्रारूपता, यानी मेंटल सेट। तो क्या मेंटल सेट लर्निंग को प्रभावित करता है? एक तरह से देखिए, बिल्कुल मेंटल सेट लर्निंग को प्रभावित करता है, बट यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, न कि समस्या समाधान की। थर्ड है मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी क्या होता है? किसी कोई बता सकता है कि मोर्चाबंदी क्या होता है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन फिर से देखिए, क्या प्रभावित नहीं करता है? देखो, यहाँ ना पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है जो प्रभावित नहीं करता है। इनसाइट बिल्कुल प्रभावित करता है, किसको? प्रॉब्लम सॉल्विंग को। मेंटल सेट, मानसिक प्रारूपता, बिल्कुल प्रभावित करता है, किसको? समस्या समाधान को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। निर्धारण क्या होता है? निर्धारण मतलब होता है कि किसी एक जो समस्या समाधान करने के समय जो हम लोग, जो पर्सन होता है, वो डिसाइड करता है कि किस तरह से समस्या का समाधान करना है, वो एक अपना गोल निर्धारित करता है, इसे ही निर्धारण यहाँ पे कहा गया है। तो क्या अंतर्दृष्टि है, क्या मोर्चाबंदी है, क्या मानसिक प्रारूपता है, या फिर क्या निर्धारण है? तो समस्या समाधान को बिल्कुल इनसाइट प्रभावित, अंतर्दृष्टि करता है। मानसिक प्रारूपता बिल्कुल मेंटल सेट प्रभावित करता है। निर्धारण भी प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित नहीं करता है? मोर्चाबंदी। देखिए, एक मैं तरीका और बताऊं, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों लर्निंग से संबंधित है। जैसे कि ये अंतर्दृष्टि है, ये भी लर्निंग से संबंधित है। मानसिक प्रारूपता, मेंटल सेट भी लर्निंग से संबंधित है। निर्धारण भी लर्निंग से संबंधित है। तो जब आदमी लर्निंग करता है, जब आदमी सीखता है, तो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। छोटे छोटे स्टेप में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है, उसके बाद समस्या का समाधान करता है। तो मोर्चाबंदी एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, एकदम अलग बात है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोर्चाबंदी। 53 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं? देखिए, बालक, पहली बात तो यहाँ बालक की बात हो रही है। दूसरी बात हो रही है कि समकक्षी वर्ग। समकक्षी वर्ग मतलब कि सेम उम्र के, सेम उम्र के बच्चे, या फिर सेम क्लास के बच्चे, सेम जेंडर के बच्चे, इसको आप समकक्षी वर्ग कह सकते हैं। समकक्षी मतलब इक्वल,
ये होता है सेव। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सक्रिय सदस्य बनते हैं। सक्रिय मतलब एक्टिवली वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, एक्टिवली अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं। चाहे जेंडर स्पेसिफिक आप ले लें, चाहे स्टूडेंट स्पेसिफिक, क्लास स्पेसिफिक, मतलब आप जिसको भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा किस अवस्था में होता है? पहली बात तो यहाँ पे देखो बालक की हो रही है, दूसरा यहाँ पे समकक्षी वर्ग की। तो वयस्कावस्था मतलब आदमी एडल्टहुड की बात हो रही है। भाई आदमी जॉब कर रहा है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक्टिवली कोई सदस्य बनता है या बना सकता है। किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था होती है। मुझे नहीं लगता कि किशोरावस्था में कोई इतना ज़्यादा, मतलब वर्ग की यहाँ देखो बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड या पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए किशोरावस्था भी बिल्कुल नहीं होगा। पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था तक बच्चे क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाते, इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपनी चीज़ों को समझने लगते हैं। वो समझने लगते हैं कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा जेंडर है, ये मेरा क्लास है, ये मेरा टिफ़िन बॉक्स है, ये मेरी जो लोग हैं या ये लोग हैं जो इनके साथ में घूम सकता हूँ, खेल सकता हूँ। तो ओवरऑल इसका जो सही आंसर है वो है बाल्यावस्था। देखो यहाँ पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता है, वो लर्निंग फेज में होता है, वो सीख रहा होता है। बट बाल्यावस्था जो ऐसा फेज है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा इसको समझने लायक हो जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर 53 होगा। अब बात करते हैं 54 क्वेश्चन के, जिसमें पूछ रहा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पूर्ण बलन निर्भर करता है। पहली बात तो देखो क्रिया प्रसूत अनुकूलन, इसको लर्निंग भी कहते हैं, ऑपरेंट लर्निंग कहा जाता है। पुनः बलन मीन्स होता है रीइंफोर्समेंट। मैं यहाँ पे इंग्लिश के टर्म्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। हिंदी बिल्कुल पता होना चाहिए, मैं नहीं कर रही हूँ मत जानो, हिंदी बिल्कुल पता होना चाहिए, बट इंग्लिश भी साथ में आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कहीं पे इंग्लिश में लिखा है तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये जो कह क्या रहा है। इसीलिए क्रिया प्रसूत को अनुकूलन या फिर यहाँ पे अधिगम होना चाहिए जो भी। तो ये अनुकूलन अडेप्टेशन, ऑपरेंट एडाप्टेशन में पुनः बलन यानी रीइंफोर्समेंट निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है उद्दीपक की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन है अनुक्रिया की प्रकृति पर, थर्ड है एक मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया की दोनों की प्रकृति पर, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो कभी भी लर्निंग क्या होती है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मतलब उद्दीपक जो होता है अनुक्रिया के आधार पे होती है। जब उद्दीपक के सामने ऐसा कोई स्टिमुलस आता है, ऐसा कोई उद्दीपक आता है, तो उसके प्रति जो अनुक्रिया होती है वही लर्निंग कहलाती है, उसे ही लर्निंग कहा जाता है। तो पुनः बलन यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? पुनः बलन वो होता है जिसके कारण अनुक्रिया होती है। उद्दीपक क्या होता है? जो अनुक्रिया करता है। तो सीधी सी बात ये है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों पर। अब 55 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। देखो भाई इसमें बहुत समझाने वाली चीज़ नहीं है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्टेज होते हैं जिसके 2 फेज़ होते हैं। ओवरऑल आपको मतलब कि 3 स्टेज के 2 फेज़ होते हैं, तो तीन ऐसे आप समझ लो, 3 1 2 3 प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, पोस्ट ऑपरेशनल, ये स्टेजेस होते हैं और इसके 2 फेज होते हैं। तो 3 और 3 6 ऐसे करके 9 लोग याद रखते हैं, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 9 होते हैं, तो ये सब याद रखने के लिए तो इसका सही आंसर होता है देखो यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। संवेदी प्रेरक कोई ऐसी अवस्था मुझे नहीं लगता है होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई आंसर दिखे जो कि लगे कि नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्राग रूढ़िगत, प्री ऑपरेशनल, जैसे मैंने बताया, तो यही तीनों स्टेजेस हैं। इसमें क्या होता है, इसके 2 फेज होते हैं 1 और 2, इसका भी 2 फेज होता है 1 और 2, एंड ये जो प्राक रूढ़िगत है ना, इसका भी 2 स्टेज होता है 1 और 2। तो ओवरऑल देखो देखने में क्या लग रहा है, ये जो संवेदी प्रेरक है ना, ये कोई अवस्था नहीं है। संवेदी प्रेरक क्या होता है? सेंसरी वो ऑप्शंस होते हैं, या जो सेंसरी मतलब सेंसरी आप ये कह सकते हैं अनुक्रिया जो उद्दीपक होते हैं क्रिएट करते हैं, इसे ही संवेदी प्रेरक कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3rd, संवेदी प्रेरक। अब हम लोग बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। 56 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। पहली बात तो सहयोगशील अधिगम होता क्या है?
सहयोगशील अधिगम का मतलब होता है कि जिसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को एक्टिवली हेल्प कर रहा है, इसे ही सहयोगशील अधिगम या फिर हेल्पफुल लर्निंग कहा जाता है। अब देखो इसके 4 ऑप्शंस दिए। पहला, पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की। सेकंड ऑप्शन है समूह रचना निर्धारण की। थर्ड ऑप्शन है बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका देखने में यही लग रहा है, इसका सही आंसर होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी की। सहयोगशील अधिगम मतलब हेल्पफुल लर्निंग में शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल शिक्षक कोशिश करता है कि जो जो संसाधन स्टडी के लिए मतलब पढ़ाई के लिए चाहिए, चाहे वो डस्टर हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे चौक हो, चाहे बैठने के लिए व्यवस्था हो, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होती। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी होती है टीचर की। ठीक है। अब सेकेंड है समूह रचना निर्धारण की। समूह रचना कैसे हो सकता है? समूह रचना मतलब कि बच्चे किस रो में बैठेंगे। इधर मान लो गर्ल्स बैठ गई इस रो में और इस रो में मान लो बॉयज़ बैठ गए, तो यही होता है समूह रचना निर्धारण। ठीक है। अब बैठक की उपयुक्त, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे कहाँ बैठेंगे ये सब कौन डिसाइड करेगा? बच्चे तो डिसाइड करेंगे नहीं, ये टीचर डिसाइड करता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, फोर्थ। अब फिर से बात करते हैं कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। जैसा मैंने हमेशा बताया है, कम्युनिकेशन क्या होता है? ये 2 वे होता है। शिक्षक केंद्रित रहेगा तो क्या है, सिर्फ शिक्षक बात कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं? टीचर का चेहरा देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। सामान्य केंद्रित, सामान्य केंद्रित देखो क्या होता है? सामान्य केंद्रित मतलब कि थोड़ा बच्चा भी बोल रहा है, थोड़ा शिक्षक भी बोल रहा है, तो इसे ही सामान्य केंद्रित कहते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित मतलब क्या हो गया? पाठ्य पुस्तक केंद्रित मतलब हो गया कि भाई जो हमारी बुक्स हैं उसमें जो दिया है उसके ऊपर फोकस करना है, बुक को डिस्कस करना है। टीचर अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा है, टीचर क्या कर रहा है? सिर्फ अपनी बुक के बारे में बता रहा है, बुक को डिस्कस कर रहा है। तो क्या हो गया? पाठ्य पुस्तक केंद्रित। पर सही मायने में कोई भी कक्षा कक्ष संप्रेषण हो या किसी भी कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन हो जिसमें टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व हो, तो वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। तभी ना बच्चा अपनी बात बोल पाएगा, या टीचर बच्चे के जो डेवलपमेंट है या फिर ये कहें बच्चे का जो मानसिक स्तर है उस हिसाब से पढ़ा पाएगा। कि देखो ये जनरल सी बात है कि किसी भी क्लास में सारे बच्चों का जो मेंटल स्टेट होता है या फिर जो मानसिक स्तर होता है वो इक्वल नहीं होता है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा वीक होता है। तो इसीलिए कभी भी जो कक्षा कक्ष कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए? क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? वो स्टूडेंट फोकस्ड होना चाहिए। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? बेसिकली परिवार पर, सेकंड आप विद्यालय पर, थर्ड आप समुदाय पर। तो यहाँ क्या कहा है कि उपयुक्त सभी, तो ओवरऑल इसका सही आंसर फोर्थ होगा, उपयुक्त सभी भाई सब पर निर्भर करता है। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा होता क्या है? प्रतिरक्षा का मतलब होता है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिरक्षा। तो ये प्रक्रिया क्या है? उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, व्यक्तिगत रक्षा कवच। देखो पहली बात तो जैसे मैंने बताया क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म का काम क्या होता है? जो ईगो होता है वो जब डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होता है या फिर वो किसी तरह की हानि फील कर रहा होता है, तो क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये उत्तरदायित्व का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होगा, सचेतन यानी एक्टिव बिहेवियर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ कह रहा है प्रतिरक्षा विवाद का साधन, तो ये क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो। देखो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि थर्ड होगा कि फोर्थ। क्यों फोर्थ नहीं होगा, क्यों थर्ड होगा, मैं ये बता रही हूँ। व्यक्तिगत रक्षा कवच क्या होता है? पर्सनल, कि मतलब एक आदमी अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को डील कर रहा है, अपने हिसाब से अपनी बातें बता रहा है, अपनी रीजंस बता रहा है अपनी समस्या को सॉल्व करने का, तो ये पर्सनल रक्षा कवच। बट क्या हो गया, यहाँ पे बात कर रहा है यूनिवर्सल की, जनरलाइजेशन की। ये इक्वली सब पर लागू होता है, हर एक आदमी इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, प्रतिरक्षा विवाद का साधन। 60 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है?
देखो भाई, ये याद करने वाली बात है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। संप्रेषण का माध्यम बिल्कुल होता है, कोई कोई तो माध्यम होना चाहिए ना, किस माध्यम से कोई किसी से बात करेगा। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। संप्रेषण का क्या है, एक माध्यम है। संप्रेषण की श्रृंखला, ठीक है, बिल्कुल भाई। अभी मैंने जैसे बताया कि पिछले वीडियो के बारे में, फिर या फिर आप इस वीडियो को ही ले लो, मैं 51 क्वेश्चन से मैंने शुरू किया और हम लोग 60 क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, तो यही तो श्रृंखला है। अब थर्ड क्या है, संप्रेषण का उद्देश्य, बिल्कुल ये वीडियो का कोई तो उद्देश्य है, कोई तो पर्पस है। तो कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, पर्पसफुल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से हवा में बातें कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, संप्रेषण का नियोजन। नियोजन क्या होता है, कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, एक सैटर्ड करता है, उसको नियोजित करता है या फिर कम करता है। आप ये से समझो कि नियोजन को क्या किया जा अरे सॉरी कम्युनिकेशन को क्या किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है या फिर उसको क्या किया जा रहा है कि इस तरह से दबाया जा रहा है कि भाई इतने ही बात करने से ज़्यादा बात नहीं करना है, या फिर इसको सैटर्ड किया जा रहा है, इसको नियोजित किया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, कम्युनिकेशन में माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है, कम्युनिकेशन की श्रृंखला होती है, बट आप कम्युनिकेशन को नियोजित नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते, उसको निचोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका जो एलिमेंट्स है वो संप्रेषण का नियोजन होगा नहीं। इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। देखो मैं बता दूं कि ये जो मैं बता रही हूँ ये नॉलेज बेस्ड तो है, बट यहाँ मेन बात है कि जैसे कम्युनिकेशन के तत्व नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये समझ के आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये याद करना होगा कि कौन कौन से कम्युनिकेशन के तत्व है या एलिमेंट्स हैं। 61 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व हैं। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास की बात हो रही है, यहाँ स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। तो अध्यापक का, देखो टीचर को फोकस करके बात हो रही है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, बाधक तत्व कौन सा है, ये तो लग नहीं रहा है कि भाई ज्ञान होना। सामाजिक परिवेश का मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, समाज की स्थिति क्या है, तो मुझे नहीं लगता है ये बाधक तत्व है। सांस्कृतिक अनुभव, ये भी कोई बाधा नहीं भाई, ये तो अच्छी बात है ना, टीचर को पता है कि कहाँ का कम्युनिकेशन या कहाँ का जो कल्चर है कैसा है। कल्पना शक्ति का अभाव, ये बिल्कुल हो सकता है, अगर कोई टीचर अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, किस तरह से पढ़ाना है ये प्लानिंग नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल ये उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। अब बात करते हैं 62 क्वेश्चन की, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, मतलब कि कंप्यूटर से जो हम लोग हेल्प लेते हैं या कंप्यूटर की जो लर्निंग है उससे लर्निंग में क्या फ़ायदा होता है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का क्या लाभ है, आप ये कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती। देखिए कंप्यूटर रहे चाहे न रहे, ऐसा तो कहीं भी नहीं हो सकता है कि टीचर की ज़रूरत ना हो। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि ये उन क्लासेस में भी यूज़फुल है जो कि हाई लेवल की नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं भाई, कंप्यूटर सबके लिए उपयुक्त है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। यही एक जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है, शिक्षार्थी अपनी गति से सीखता है या अपनी गति के अनुसार सीखता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ होगा। अब बात करते हैं 63 क्वेश्चन की, जो कि पूछ रहा है या कह सकते हैं कि जो कह रहा है मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है वो गेने का है। सपोज़ कभी ऐसा हो आपके साथ कि आपको क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो, या फिर आपको ये जो स्टेटमेंट वाले या फिर जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको याद करने में कठिनाई हो रही हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बस ये याद रखिए कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किस टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइट किया है या किस कॉन्सेप्ट को लेकर के उनकी थ्योरीज़ हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, स्पीयरमैन की जो थ्योरीज़ है वो इंटेलिजेंस के लिए है, गिलफोर्ड की जो थ्योरी है वो इंटेलिजेंस के लिए है, क्रिएटिविटी के लिए है, इसी तरह से पावलोव की जो थ्योरी है वो लर्निंग के लिए है, तो और वह नॉर्मन की जो थ्योरी है वो परसेप्शन के लिए। तो अगर आप ये क्या याद रखेंगे कि भाई ये जो
साइकोलॉजिस्ट हैं, ये ने इन लोगों ने कौन सी थ्योरीज दी हैं, या फिर इनका जो मेन फोकस रहा है किस कॉन्सेप्ट पे रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आपको ये पता है कि जैसे यहाँ पे मानव संस्कार की बात हो रही है, तो गेने का जो वर्क है वो मानव संस्कार पर है, इसीलिए और उनकी जो क्षमता परिवर्तन को अथवा क्षमता परिवर्तन भी लिखा है, तो ये क्षमता परिवर्तन पर है, तो इसीलिए इसका सही आंसर मैंने ईजिली बता दिया, गेने हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ना याद हो तो इस तरीके से याद करिए, आपको याद हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखो कंप्यूटर वाला हमेशा याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। MS वर्ड भाई ये सॉफ्टवेयर है, वर्ड फोटोशॉप भी सॉफ्टवेयर है, MS भी सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है, स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट, इसके व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर नहीं है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, मॉनिटर भाई हार्ड क्या कहते हैं, हार्ड फॉर्म है कंप्यूटर का, या हार्ड स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब। तो पहला ऑप्शन बहुत इजी है, इसका सही आंसर फर्स्ट ही होगा। अब 65 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोरावस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास, पहला आंसर बिल्कुल सही है, बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में होता है, यही आंसर सही है। मुझे लगता है कि इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब 66 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि पूछ रहा है शिक्षा में ICT यानी कि कंप्यूटर के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखो सही क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, सही ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, गलत की बात कर रहा। कौन गलत है? बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ना संभव हो पाए, बिल्कुल सही है। अध्यापक, जैसा मैंने इसे ऊपर बताया था कि कोई भी कंप्यूटर रहे, कोई साइंटिस्ट आ जाए, कुछ भी रहे, टीचर की ज़रूरत हमेशा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकेंड होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये कथन गलत है। 67 क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। परामर्श शिक्षण का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि काउंसिल करना, काउंसिल लर्निंग, काउंसिल करना, टीचिंग थ्रू काउंसलिंग या शिक्षण कह सकते हैं। तो यहाँ बाल्यावस्था, बच्चा इतना मैच्योर नहीं रहता है कि भाई वो सीख सके, काउंसलिंग के थ्रू सीख सके, या फिर आपने देखा होगा कि करियर काउंसलिंग होती है, यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है बाल्यावस्था के बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, या फिर इतने उनको किसी तरह की करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर वाला, किसी भी तरह की बाल्यावस्था नहीं है, इसका सही आंसर सेकेंड है, किशोरावस्था। अब बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं, जैसा मैंने अभी स्किनर की बात की थी। इनका काम क्या है? इनका काम लर्निंग में है, और आपको स्किनर का जो काम है लर्निंग, मैंने स्पीयरमैन की बात की थी। तो आपको ये पता होगा ना कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कहाँ पे काम किया है, तो आपको ये याद रहेगा। जैसे पियाजे का जो वर्क है, इनके बच्चों के बौद्धिक विकास में ज़्यादा रहा है, ठीक है। उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी, चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो पता है कि पियाजे हैं। हल के भी लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा स्किनर। अभिक्रमित अधिगम मॉडल की बात हो रही है। स्वप्रत्यय विकसित होता है। स्वप्रत्यय क्या होता है? अपने बारे में जानकारी, अपने बारे में खुद सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना, यही होता है स्वप्रत्यय। स्वधारण तथा लोगों की धारणा से, खुद के बारे में तथा लोगों की धारणा से, का सही आंसर यही होगा, थर्ड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं क्लिक हो रहा है? स्वधारणा से मतलब खुद के, स्वप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है? अपने स्वधारणा से मतलब अपने बारे में सोचने से, और लोग तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग सामने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसे कहते हैं लोगों की धारणा से। तो ये देखो स्वधारणा से भी लग रहा है, लोगों की धारणा से भी हो सकता है, बुद्धि से सेल्फ कॉन्सेप्ट का बहुत रिलेशन नहीं होता। बुद्धि अलग चीज़ होती है, बट सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग चीज़ होती है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, स्वधारणा से मतलब खुद के बारे में सोच के और लोगों की धारणा को मिक्स करके इससे स्वप्रत्यय का विकसित होता है। अब 70 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, ये बिल्कुल ब्रूनर का सिद्धांत है। अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ये भी है। ज्ञान की पर्याप्त जांच, ये भी है। और फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ये नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ होगा। जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी, ब्रूनर के सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई गई हैं। यहाँ पे समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर मैंने एक बार में बता दिया। 71 है, गोलमैन की जो थ्योरी है को नाम से, किस नाम से जानी जाती है?
जैसे मैंने अभी तुरंत मैंने एग्जांपल दिया था कि गोल्डमैन के जो वर्क है या फिर मैंने गिलफोर्ड ये रहे, इनका जो वर्क है ये क्या है, ये क्रिएटिविटी में है। बुद्धि देखो, गोल्डमैन का बिल्कुल वर्क बुद्धि के लिए है, बट यहाँ पे दो तरह की बुद्धि होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जिसे कि सांवेगिक बुद्धि कहते हैं, और इंटेलिजेंस होता है, ये याद रखिएगा, EI इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो इसका जो सही आंसर है बुद्धि के सिद्धांत में होगा, आध्यात्मिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ये दोनों तो आंसर नहीं है भाई, आप कंफ्यूज किस में हो सकते हो, बुद्धि के सिद्धांत में, बट किस में, सांवेगिक बुद्धि में। तो इसका सही आंसर थर्ड होगा, सांवेगिक बुद्धि में। ब्रूनर का देखो सिद्धांत फिर आ गया, सेम मुझे लगता है ऑप्शन है। तो क्या कह रहा है, औपचारिक शिक्षण के सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत कौन सा नहीं है, औपचारिक शिक्षण सिद्धांत है, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत है। ये देखो तीनों ही ऑप्शन है सही, कौन सा सिद्धांत नहीं, तो अनौपचारिक शिक्षण इसका सिद्धांत नहीं है। 73 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। देखिए पियाजे के 4 अवस्थाएं होती हैं, और जो थर्ड या फोर्थ रहता है उसमें ही किशोरावस्था शुरू होती है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट और फॉर्मल। तो औपचारिक वाला ही फॉर्मल होता है। लास्ट स्टेज किशोरावस्था होती है, तो इसे ही फॉर्मल कार्यात्मक अवस्था कहा जाता है, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि किशोरावस्था के समय प्रारंभ होती है। तो इसका सही आंसर सेकंड होगा। निम्नलिखित में से, अब 74 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं, तो वो ये कह रहा है शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। पहला क्या ऑप्शन है, शिक्षक सीखने की उत्सुकता, सेकंड है ज्ञान की संरचना, थर्ड है क्रमशीलता का भाव, फोर्थ है पुष्टिकरण। तो यहाँ पे विशेषता नहीं की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का अभाव का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ कमी कर रहा है, किसकी, क्रमशीलता मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने का अभाव। तो ये आपको लगता है किसी चीज़ का विशेषता है। सीखने की उत्सुकता बिल्कुल हो सकती है कि बच्चा या टीचर सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, कैसे कैसे सीखा जा सकता है, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। ज्ञान की संरचना का मतलब होता है कि उसमें आपकी जो भी पहले का नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज में करंट नॉलेज को ऐड करते जाना, ये होता है ज्ञान की संरचना। पुष्टिकरण मतलब जो पढ़ाई लिखाई करी गई है उसको पुष्ट करना, उसको और अच्छे से क्लियर करना। तो ये तीनों तो देखने में वही लग रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा क्रमशीलता का अभाव, थर्ड ऑप्शन। 75 क्वेश्चन, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर उपयोग में बल दिया गया है। तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, और तथ्यात्मक मतलब होता है फैक्चुअल, फैक्ट्स के बारे में किस थ्योरी में बात की गई है, एंड वस्तुनिष्ठ मैंने बोला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी और फैक्ट्स के बारे में किस थ्योरी में बात की गई। साइको एनालिटिक थ्योरी बिल्कुल भी नहीं होगी, फंक्शनिज्म भी नहीं कह सकते हैं, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निशन, यहाँ फैक्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है। तो जब भी इस तरह की बातें हों उसका सही आंसर बिहेवियरिज्म होगा, क्योंकि बिहेवियरिज्म हमेशा फैक्ट्स यानी तथ्यात्मक और ऑब्जेक्टिविटी के अध्ययन पर बल डालता है। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, देखो ये बात यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, जो कि अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते, बिल्कुल। समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, ये भी बिल्कुल है। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका 76 का आंसर यही होगा, उपयुक्त सभी। 77 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं, यानी कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या मानते हैं। इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, कॉग्निशन का संबंधी थिंकिंग से होता है। ठीक है, ट्रायल एरर ये आपका आ गया, बिहेवियरिज्म लर्निंग। ठीक है, सेकंड नहीं होगा, पुनर्बलन भी आपका बिहेवियरिज्म है, लर्निंग है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, उद्दीपक ये भी, ये तीनों बिहेवियरिज्म से रिलेटेड हैं, तो ये तीनों ही नहीं होंगे। सही आंसर है आपका, इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है। 78 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शामिल है नहीं बोल रहा है, यहाँ कह रहा है शामिल नहीं है। रुकावट को नष्ट करना या दूर करना, बिल्कुल ये तो पर्सन मतलब अंतर्द्वंद या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा रास्ता, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, किसी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए पर्सन दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये भी सही है कि एक लक्ष्य को नहीं अगर पा पाए तो कोशिश करना चाहिए कि अनदर गोल्स को
सेट करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। तो इसका जो अनिर्णय है ना, यही सही आंसर है। ठीक है, ये बाकी से जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सभी अंतर्द्वंद को सुलझाने में मदद करते हैं, बट यहाँ पे सुलझाने की बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कौन सा एक ऑप्शन है जो कि अंतर्द्वंद के प्रत्यक्ष तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 4th होगा, अनिर्णय। 79 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, कार्य यानी एक्टिव मेमोरी या फंक्शनल मेमोरी आप कह सकते हैं, 4th ऑप्शन। तो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था मतलब जिसके थ्रू सूचना एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है। सेंसरी मेमोरी से जो क्या होता है, सेंसरी मेमोरी से जो सूचनाएं होती हैं शॉर्ट टर्म में एसटीएम में जाती हैं, एसटीएम से क्या होता है, ये एलटीएम में जाती हैं। तो यही पहला ऑप्शन भी दिया, सेकंड भी दिया। फंक्शनल मेमोरी भी एक ये आता है, क्या होता है कि जब पर्सन सीखता है या मेमोरी जो फंक्शन की होती है वो परमानेंट होती है, तो जीवन पर्यंत मेमोरी ही सही ऑप्शन होगा। ये नहीं है किससे? सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से। 80 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संप्रत्य लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? संप्रत्य लब्धि प्रतिमान किसने? ब्रूनर ने प्रतिपादित किया। सूचमन कॉल रोजर्स तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली, मैं फिर से बता देती हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता। ये जो लाइन है ये किसने कहा? स्टेनली ने, हॉरलॉक ने, जेटफील्ड ने। इसका जो सही, स्टेनली का ने नहीं कहा, हॉरलॉक ने भी नहीं कहा, जेटफील्ड में भी नहीं कहा। इसका सही आंसर होगा 4th, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगमन यानी डक्टिव रीजनिंग के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? भाई देखो, कह रहा है कि कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है। अवधारण का निर्माण, सूचनाओं का उपयोग, दत्त व्याख्या या दत्त अवलोकन, तो ये उन्होंने नहीं सुझाया या नहीं बताया, इसलिए सब याद कर लेना। हार्डवेयर उपागम का आधार है अप्लाइड इंजीनियरिंग, शैक्षिक विज्ञान, उपयुक्त दोनों, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो अप्लाइड इंजीनियरिंग मतलब होता है हार्डवेयर उपागम का जो आधार क्या है वो अप्लाइड इंजीनियरिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं 84 क्वेश्चन की। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद या संरचनावाद। पहली बात तो ये मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के डेफिनेशन या इस तरह के स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। बेसिक पॉइंट याद रखिएगा तो आपको बाकी का अगर मान लो कन्फ्यूज़न भी हो तो किसने कहा या नहीं भी पता हो तो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्या कह रहा है, जैसे कि बिहेवियरिज्म का पूरा फोकस जो होता है बिहेवियर पर होता है। गेस्टाल्ट वर्ल्ड में का जो मेन वर्क है उनका परसेप्शन पे, गेस्टाल्ट का मेन वर्क जो है वो परसेप्शन पे, बट उनका कहना है कि पर्सन जो होता है वो किसी होल परसीव करता है। अगर कोई सर्कल है तो उसको पूरे सर्कल को परसीव करता है, न कि केवल डॉट डॉट को। संज्ञानवाद क्या होता है? संज्ञानवाद कॉग्निशन, ये आपके संज्ञान के ऊपर या आपकी कॉग्निशन, थिंकिंग, मेमोरी हमेशा संज्ञान पर स्ट्रेस करता है या संज्ञान को इम्पोर्टेंस देता है। अब 4th संरचनावाद। संरचनावाद देखो इन सारे ऑप्शन से एकदम डिफरेंट है। तो कौन सा ये जो कथन है कौन सा संप्रदाय इसको स्वीकार नहीं करता, तो इसका जो सही आंसर होगा वो फंक्शनिज्म यानी कि संरचनावाद ही होगा। अब देखो फिर एक और मैं तरीका बता दूं कि ये कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ अधिगम लर्निंग की बात हो रही है। बिहेवियरिज्म यानी कि स्कीनर ने जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे या बिहेवियरिज्म के साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनका वर्क लर्निंग पे है, गेस्टाल्ट का वर्क भी लर्निंग पे है। संज्ञानवाद यानी कि कॉग्निशन का भी, कॉग्निशनवाद या फिर आप कहें कि कॉग्निटिव जो फंक्शंस है ये भी लर्निंग में, मतलब ये पार्ट भी लर्निंग में है, संज्ञानवाद भी। बट संरचनावाद यानी फंक्शनिज्म जो है लर्निंग में, इससे रिलेटेड थ्योरीज नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा संरचनावाद इस तरीके से भी होगा।
45 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय, जैसे मैंने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस गोल्डमैन ने दिया रहा, तो इसीलिए इसका सही आंसर यही होगा। 46 क्वेश्चन पे आते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, झंझावट की अवस्था, यह कथन किसने कहा? ये फिर से आया है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन घूम घूम के पूछ रहा है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था को स्टेनले ने कहा है। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ये कथन किसका है? इस तरह का जब भी स्टेटमेंट दिखे तो ये याद रखिए कि ये इस तरह के स्टेटमेंट अरस्तू ने ही कहा है। अगर आपको ऑप्शंस में अरस्तू दिख रहे हैं तो अगर नहीं याद है तो वाटसन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे भाई, ये बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं, क्रोध करने की बात कर रहे हैं। बिंघम और क्रीमैन भी नहीं होंगे इसका, इसलिए सही आंसर अरस्तू है। तो ये याद रखिएगा, अगर अरस्तू किसी भी इस तरह के स्टेटमेंट में दिखे तो इसका सही आंसर अरस्तू ही होगा। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। ये कथन किसका है? ये कथन भी कॉल्सनिक का है। ठीक है, 89 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया? जैसा कि मैंने बताया कि स्टेनले हॉल का जो थ्योरी है, उनका जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो ये 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया। बुद्धि इन चार शब्दों से निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचन। यह कथन किस साइकोलॉजिस्ट का है? यह कथन जो है बिने का है। बिने ने ही पहला बुद्धि परीक्षण, अल्फ्रेड बिने ने ही पहला बुद्धि परीक्षण डेवलप किया था, प्रपोज किया था। 91 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस विधि से उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि, यहाँ पर एक स्टिमुलस होता है, दूसरा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रयोगात्मक विधि से किया जाता है। 92 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? श्रम एवं रोजगार। भाई देखो, बुद्धि की बात हो रही है तो यहाँ पे तो इंटेलिजेंस ही होगा, ये सब तो कहीं से भी लग नहीं रहा, भौतिक या। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है तो ये समझिएगा, अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी चीज़ की बात हो रही है तो उसका जो विभाग होगा या उसके जो चीफ पर्सन होंगे वो कोई बड़े साइकोलॉजिस्ट होंगे, या उसका जो विभाग का नाम होगा वो मनोविज्ञान विभाग ही होगा, या साइकोलॉजी से रिलेटेड ही कुछ होगा। 93 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है? प्रजातांत्रिक, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह। आव्यूह का मतलब होता है कि थ्योरी है, उपयुक्त दोनों, तो इसका जो सही आंसर है प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह है। ठीक है, 94 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक तैयार किए गए नोट्स इसमें से पढ़ाता है। संप्रेषण, देखो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो नोट्स तैयार करके आता और मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करता है। मतलब कि नोट तैयार करके आता है, मार्गदर्शक की कहने का मतलब है कि भाई अगर कहीं टीचर कुछ भूल जाए, कोई लाइन या क्या टॉपिक पढ़ाना है, उससे रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स इसी मार्गदर्शिका या ये बताना, ये जानने के लिए कि क्या पढ़ाना है, उस चीज़ को याद रखने के लिए यही होता है, मार्गदर्शिका के रूप में नोट्स को यूज़ करता है। तत्कालिक व्याख्यान के रूप में यूज़ करता है। दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण मतलब होता है एग्जाम्पल लेते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर होगा 4th ऑप्शन। दूसरे क्षेत्रों मतलब जैसे कि लर्निंग का, अगर टीचर लर्निंग का टॉपिक पढ़ा रहा है और वो जो नोट्स बनाए हैं उसमें वो लर्निंग को छोड़ करके इंटेलिजेंस से, मेमोरी से, किसी के पेशा से, मतलब कि कोई अगर जॉब कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, उस टाइप से चीज़ों को ले करके अपने नोट्स में ऐड करके ऐसा एग्जाम्पल ले करके बच्चों को समझाता है, तो ही यहाँ पे यही ऑप्शन बोल रहा है। दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण लेते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो इन सारे क्षेत्रों को मर्ज करते हुए एक एग्जाम्पल लेते हुए जो लेक्चर वो दे रहा है उसको प्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर 4 तो होगा। शिक्षण की
उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, छात्र शिक्षक से शंका समाधान पूछें, दोनों प्रश्न पूछें। देखो सही आंसर, मैंने इसके पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो दोनों लोग टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो दोनों लोग प्रश्न पूछें। विकास एवं वृद्धि है, नहीं, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन दिया है। एक दूसरे के विरोधी है तो बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे के समान है, ये भी नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं, सही आंसर थर्ड है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, बिल्कुल सही बात है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन की गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। ये ऑप्शन किसका है? ये जो कथन है ये किसका है? यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया कि किशोरावस्था में स्टैनली हॉल ने बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान दिया है। तो आप ये इसको लेके आप ये सोच सकते हैं कि स्टैनली हॉल ने दिया है। बट जैसा कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट और डेफिनेशन वाले पॉइंट्स को आपको याद रखना है, किसने क्या कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो वैलेंटाइन है। 98 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सामाजिक एवं सामूहिक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है क्रो व क्रो का। 99 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गेस्टाल्ट वार्ड के जन्मदाता कौन थे? तो गेस्टाल्ट वार्ड के जन्मदाता वधाइमर थे, ये याद होना चाहिए। पर देखो यहाँ मैं बता दूँ, स्किनर का योगदान लर्निंग की थ्योरी में, बीने का जो योगदान है इंटेलिजेंस में है, स्पूनविच का जो योगदान है वो मनोविज्ञान में है, पर वधाइमर जो है गेस्टाल्ट वार्ड के जन्मदाता हैं। गेस्टाल्ट का एक एग्जाम्पल था जिसमें 2 बल्ब थे और उन्होंने देखा कि मतलब वधाइमर का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। उन्होंने देखा कि जब बल्ब को कुछ मिली सेकेंड के डिफरेंस में जब जलाया जाता है तो ऐसे वो गति बनाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जो रोशनी है वो एक बल्ब से दूसरे बल्ब पर शिफ्ट हो रही है। इसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, ये बहुत बड़ा आविष्कार था वधाइमर के द्वारा। इसके ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये जो फिनोमेना है, इसको क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 101 क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें बोल रहा है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। तो इसका सही आंसर, मूल प्रवृत्ति पे देखो भाई किसने वर्क किया है? मैकडूगल ने किया है। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो और भी बना के रखे हैं, तो आप देख लेना। अब 102 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को सामान्यतया जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा परंपरागत संबद्धता अधिगम। 103 क्वेश्चन 103 किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? इसका जो सही आंसर है वो संरक्षणात्मक पहलू है। ठीक है, 104 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। सही आंसर है प्रश्नोत्तर आव्यूह। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? रॉबर्ट गेने ने अधिगम की 8 परिस्थितियां बताई। सकमैन का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में कौन सा? परीक्षा मॉडल कौन सा भाई? डक्टिव, इंडक्टिव या दोनों? तो इनका जो परीक्षा मॉडल है वो आगमनात्मक डक्टिव होता है, डक्टिव इंडक्टिव। ठीक है। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है, अनुदेश कूट। ठीक है। 108 की तरफ आते हैं। कंप्यूटर उपागम अनुदेश को सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? प्रिंटर। देखो इंटरनेट भी कंप्यूटर का पार्ट होता है, एक्सेल भी, CD DVD ये सब कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, पर प्रिंटर क्या होता है उसके अंदर नहीं होता, उससे बाहर होता है, इसीलिए ये सम्मिलित नहीं है। ICT द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। कंप्यूटर शिक्षण, जैसे मैंने बताया ICT का मतलब ही होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। उपग्रह संप्रेषण के काम को किसकी आवश्यकता नहीं होती है? राडार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं? इनपुट डिवाइस मतलब कि जिसके थ्रू कंप्यूटर में जिसको मतलब कंप्यूटर में ऐड किया जाता है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर ये कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है या यही कंप्यूटर होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये कथन जो है ये स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। ये जो कथन है वो क्रो का है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी देने के लिए,
विकल्प संख्या 1, 2, 2 को ये दोनों ही सही ऑप्शन हैं, दोनों ही सही आंसर है 1 एंड 2। स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए और बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपादेयता, मतलब उसके लिए कितना यूजफुल है, एक टीचर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी कितना यूजफुल है। 115 पे आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, बिल्कुल भी। और कक्ष अनुशासन स्थापित करता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा 4th होगा। उपयुक्त सभी। भिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। भिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। बालक के 117 क्वेश्चन, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित क्या करते हैं? बिल्कुल वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। 118 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो दबाव, वो अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं। देखो, अभी उद्देश्य भी होता है, अभी प्रेरणा भी है, सब मैंने पहले डिस्कस किया है, इसलिए मैं इसको फटाफट आंसर बता दे रही हूँ कि क्या आंसर है। बट जहाँ मुझे लगेगा, मुझे मतलब ऐसा है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, कोई एक क्वेश्चन ऐसा है इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल उसको डिस्कस भी करते चल रही हूँ। ओके, अब 119 की तरफ आते हैं। देखो, कोहलर की जो थ्योरी है, जैसे मैंने उसे में समय बताया था स्टार्टिंग में आगे की तरफ, कि कोहलर की ही इनसाइड थ्योरी है। तो थांड्राइक की जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर की, पावलव की थ्योरी ट्रायल एंड एरर की है, और स्किनर की थ्योरी, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है पहले का, रुको मैं इसको मैच कर देती हूँ, पहले का कोहलर का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, थॉर्नडाइक की ट्रायल एरर की थ्योरी है, पावलव की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, और स्किनर की संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है। तो ठीक है, इसका सही आंसर 1 है। ठीक है, ये देखो मैंने इसको मैच कर दिया पूरी तरह से। अब तो 120 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? वॉटसन बिहेवियरिज्म बिल्कुल सही है। जॉन डीवी संरचनावाद, जॉन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये भी सही है। वदाइमर, जैसा भी मैंने गेस्टाल को बताया था, तो सही आंसर है सेकेंड, जॉन डीवी संरचनावाद। फंक्शनिज्म किसने डेवलप किया रहा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है कौन सी अवस्था? भाई, आत्मसम्मान की भावना किशोरावस्था में प्रबल होती है, तो इसका सही आंसर 3rd होगा। किशोरावस्था की विशेषताओं में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन सही शब्द है किशोरावस्था के लिए। अब 123 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टेनले हॉल, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं। 124 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सहनशीलता है, आत्मविश्वास है, सामंजस्य है, ये सब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। अपरिपक्वता बिल्कुल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अपरिपक्वता, 4th ऑप्शन। 125 क्वेश्चन। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले कारक, मैंने इसको भी डील किया है, तो ये इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 126 क्वेश्चन। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी मेथड। बिल्कुल ठीक है, आप सर्वे कर नहीं सकते हो, प्रश्नावली उनको दे नहीं सकते हो, या आप कहाँ ढूंढने जाओगे? प्रयोगात्मक विधि भी बिल्कुल यूजलेस है, तो केस स्टडी के थ्रू ही आप उनकी मतलब प्रीवियस जो केस हुए हैं आप उनको स्टडी कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय व जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा, या पर्याप्त शिक्षण सामग्री। ये सब भैया इंपॉर्टेंट है, एक टीचर को सब कुछ चाहिए होता है, तो सही आंसर उपयुक्त सभी है। 128 क्वेश्चन। बालक का कुसमायोजन से तात्पर्य है, बालक का कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है? साधारण सी बाधा उत्पन्न करने वाले मानसिक, बिल्कुल ये बिल्कुल है भाई, ये भैया पहला ऑप्शन बिल्कुल है। सेकंड, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, कुसमायोजन की बात हो रही है ना, तो इसीलिए तो ये और इतना डिस्कस कर संतुष्ट एवं सुखी न रहना, बिल्कुल, तो इसका जो 4th ऑप्शन है ना, यही सही है। किशोर में तनाव का प्रमुख कारण है, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। क्यों कोई नहीं है? सभी पीढ़ियों के लिए अवसर की समानता। देखो, तनाव का प्रमुख कारण, मेन रीज़न पूछ रहा है, सभी के लिए अवसर की समानता, तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई। पीढ़ियों में अंतर, ये तो रियलिटी है। पर्यावरण से अनुकूलन, ये एडजस्टमेंट है, तो इसीलिए इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर 4th है। 130 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से
कौन सी मनोसंरचनाएं कुंठा अंतर्द्वंद प्रदान को कम करती हैं? भाई यहाँ कह रहा है कम करती हैं। दमन ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है। दमन यानी रिप्रेशन, समन भी, प्रतिगमन में रिग्रेशन, ये इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है। 131 क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? इसके पहले भी मैंने बताया भैया गोलमैन ने काम किया, तो इसका सही आंसर गार्डनर ने भी किया है, पीटर सॉल्वे ने भी किया, मैंने सिर्फ गोलमैन देखा तो गार्डनर का भी जैसे स्टार्टिंग में मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि गार्डनर ने इसके ऊपर काम किया है, मेयर ने भी काम किया है, पीटर एंड सॉल्वे ने, और गोलमैन ने भी काम किया, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। 132 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचान करने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, ये सब आता है संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता में, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। अब 133 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक हैं? इस जैसे मैंने भी तुरंत गोलमैन को देखे इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बोला कि यही है आंसर, तो भाई गोलमैन ने ही ये पुस्तक बुद्धिलब्धि की जो पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है, ये जो स्टेटमेंट है इनका ही था। इनका जो ये बुक है, इस बुक स्टेटमेंट के आधार पर इन्होंने इस बुक को लिखा, तो इसलिए ये जो आंसर इसका होगा वो गोलमैन ही होगा। 134 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालक को अभ्यास करना चाहिए। आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का, आत्मभूति का। आत्मभूति मतलब होता है इम्पैथी का, ठीक है। तो संवेगों मतलब इमोशन पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मचेतना मतलब खुद के बारे में सोचना, आत्म प्रेरणा खुद से मोटिवेशन क्रिएट करना, आत्मनियंत्रण खुद को कंट्रोल करना। भाई ये आंसर लग रहा है थर्ड ऑप्शन कि खुद को कंट्रोल करना, बट यहाँ पे संवेगों पर नियंत्रण करने की बात कर रहा है, इसलिए आत्म अनुभूति को सही आंसर इसका होगा आत्म अनुभूति। 135 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान या विकासात्मक प्रतिमान? इसका सही आंसर है संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। 136 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बालों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। भाई डांटना बिल्कुल गलत है, आलोचना भी करना, जुर्माना भी लगाना, प्रोत्साहन देना कि भाई क्लास में आया करो, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है, हमें भी अच्छा लगता है, इस तरह की बातें बोलना ही बस से बच्चा क्या होगा क्लास में आने के लिए मोटिवेट होगा, तो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। 137 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करता है? रोचक बनाता है। तो अब बात करते हैं 138 क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? कौन सा समूह हार्डवेयर का है? इसके CPU, MS वर्ड CD, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर है। स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, CPU, MS वर्ड। देखो यहाँ पे MS वर्ड हार्डवेयर नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। MS एक्सेल ये भी नहीं है भाई, एक्सेल पहला ही MS एक्सेल लिखा है तो अभी समझ जाओ कि नहीं। फोटोशॉप भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, ये सब क्या होता है? हार्डवेयर, ठीक है। ये मुझे लगता है सबको पता होगा। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट SIT साइट कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 1 अगस्त 1975 में। ICT सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, ठीक है। अब 141 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण की विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि प्रदान करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति इंसाइट अंतर्सूझ विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना, कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, ये बिल्कुल सही बात है। बट प्रशिक्षणार्थी है तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या आधारभूत कार्य की बात कर रहा है। कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना एक आधारभूत कार्य नहीं है, बल्कि एक बेसिक काम होता है। शिक्षण की विभिन्न पक्षों के प्रति, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट थर्ड ऑप्शन देखो, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, तो
तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड होगा। 142 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें बोल रहा है संबंधवाद या एसोसिएशनिज्म साहचर्यवाद के सिद्धांत में कौन सा बाधक सिद्धांत कौन सा बंध संबंधित है? बाधक बंध संबंधित है, ठीक है। तो उद्दीपक एवं प्रत्युत्तर यही सही है। एसोसिएशन का मतलब ही होता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच रिलेशन। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग होता है, फोर्थ ऑप्शन सही है। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। कक्ष अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, कक्षा की छात्र की अंतःक्रिया द्वारा या पुनर्बलन द्वारा। तो देखो यहाँ पे कक्ष अनुशासन द्वारा बोला। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा और छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। मतलब विषय वस्तु टीचर जो अपने पाठ्यक्रम पुस्तक को या अपने पाठ्यक्रम को जो एक्सप्लेन कर रहा है, और वो जो एक्सप्लेन कर रहा है उसमें जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं या कितना ज़्यादा उसको सीरियसली समझ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी एंड सी होगा। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? देखो ये कह रहा है गलत है, तो कौन सा गलत है? ये कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। ये तो बिल्कुल सही। क्या कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? यह कंप्यूटर साक्षर अधिगम करता है। साक्षर का मतलब होता है कि जो पर्सन बेसिक से सीख रहा है। तो देखने में तो देखो भैया ये सही लग रहा है। अब इसको सही है या नहीं ये देखेंगे हम लोग। अधिगम करता अपनी गति से सीखता है, ये तो सही है। तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, सही है। सक्रिय भागीदारी रहती है, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो गलत क्या है? यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। तो इसका जो गलत आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। विश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल डाला जाता है वो होता है आपका अचेतन, अनकॉन्शियस। इसका सही आंसर अनकॉन्शियस यानी अचेतन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? आधारभूत शर्त बोल रहा है। संलग्नता होता है, अभ्यास होता है, पुनर्बलन होता है, या फिर केवल एक नहीं है। देखो बोल रहा है तो केवल एक, केवल बी, 3 में बी एंड डी होता है, ए बी, और फोर्थ ऑप्शन ए एंड सी दिया। इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा सेकंड, केवल बी। अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। अच्छा, इस वीडियो में भी मैं 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो फिर से मैं वही बात बोलना चाहूँगी, बहुत लंबा हो जाता है, स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में भी मैं 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं बाकी के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तो 48 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 148 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, यह पहला ही ऑप्शन सही है। अध्ययन के प्रति वो गंभीर नहीं होते हैं। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, भाई ऐसा तो बच्चा सुधरने के बजाय बिगड़ ही जाना है। व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, जब वो समझने को तैयार रहेगा तब तो समझेगा ना। बाल कारागार में भेजा जाए, या उपरोक्त सभी, ये सब किया जा सकता है। इसे इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है सेंसरी मोटर संवेदी गामक अवस्था लिखा है। देखो मैं इंग्लिश को ही लेके चलती हूँ, मुझे हिंदी के बारे में जानकारी है ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल जानकारी, बट जो एकदम कठिन वाली हिंदी होती है ना, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, टू बी हॉनेस्ट। तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है कि ये क्या बोल रहा है। तो मुझे पता है कि जो इसको एनिमिज्म कहा जाता है, हिंदी में देखो क्या कहते हैं नहीं पता, इंग्लिश में एनिमिज्म कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा के सामने, अगर जैसे बॉटल फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे बॉटल बच्चे के सामने है, बट अगर बॉटल को छुपा दिया जाए तो बच्चे को लगेगा कि ये बॉटल गायब हो गई, या फिर यहाँ वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो अस्तित्व में है। तो
ये जो फर्स्ट अवस्था होता है ना, इसे ही एनिमिज्म कहा जाता है और बच्चे को लगता है कि बॉटल गायब हो गई, तो इसे एनिमिज्म या फिर इसे दोष भी कहते हैं। एनिमिज्म को दोष कहा जाता है। तो ये पहली अवस्था में होता है, सेंसरी मोटर अवस्था में। फिर अब 50 क्वेश्चन यही था। 51 क्वेश्चन मैं बता दूं, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा वाद विवाद, तर्क, चर्चा। इस तरह से भाई किशोरावस्था में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उसके आंसर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।